नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 7 रोजगार, संवर्धी, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो मुख्यतः बात करता है रोजगार की, कि रोजगार कितना है और कैसा है। और इसी रोजगार की चर्चा में आज हमारा जो चर्चा का नंबर है वो 5वां है, मतलब लेक्चर 5 है हमारा। आज हम लोग किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बच्चों संवर्धी एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। ये हमारा मेन टॉपिक है कि संवर्धी एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना, और एक बॉक्स को भी कवर कर लेंगे इसी के बीच में, औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार। क्या पढ़ लेंगे? औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार भी हम लोग देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। संवर्धी एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। देखिए एक एक चीजों को समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संवर्धी की। संवर्धी क्या होती है? संवर्धी का मतलब होता है बच्चों ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होना, वर्धी होना मतलब किसी चीज में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। आप शुरुआत से ये बात पढ़ते आ रहे हो। जब हम लोगों ने नियोजित विकास की राजनीति पढ़ी थी, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि योजना आयोग की स्थापना हुई और जो पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आए उसमें कुछ लक्ष्य थे, जिसमें संवर्धी लक्ष्य थी, जिसमें आधुनिकीकरण लक्ष्य था, जिसमें समानता स्थापित करना लक्ष्य था। ये कुछ लक्ष्य थे, उसके 4 मुख्य स्तंभ बताए गए थे, जिसमें से एक संवर्धी था, ग्रोथ था, कि हमें हमारे देश की क्या करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। और ये जो ग्रोथ है, ये जो संवर्धी है, इस संवर्धी का किससे पता चलेगा? इसका पता चलता है सकल घरेलू उत्पाद से। किससे पता चलता है? सकल घरेलू उत्पाद से। जीडीपी से इसका हमें पता चल जाता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी से हमें पता चल जाता है। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एक वर्ष के भीतर भीतर एक देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर भीतर जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और जिस बाजार मूल्य पे वो बेची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और बाकी जीडीपी की हम लोग पहले के चैप्टर्स में बहुत चर्चा कर चुके हैं। मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी होगी इसका अर्थ क्या होगा कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और वो हम ज्यादा से ज्यादा विश्व के अलग अलग कोनों में, अलग अलग देशों में उसको बेच रहे हैं और बेच करके धन प्राप्त कर रहे हैं। मतलब ज्यादा जीडीपी है, इसका मतलब होगा ज्यादा उत्पादन है। ज्यादा उत्पादन मतलब ज्यादा पैसा, मतलब हम समृद्ध है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिएगा कि जब हमारी जीडीपी ज्यादा है इसका मतलब उत्पादन ज्यादा हो रहा है, और उत्पादन ज्यादा होने के लिए मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना होगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा? उन लोगों के जो जीवन की स्थिति है, जीवन स्तर है, वो उनका बेहतर होगा। तो एक तरफ तो हम संवर्धी की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे जीडीपी में ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो रोजगार की संरचना है वो परिवर्तनशील होती जा रही है, बदलती जा रही है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने स्वनियोजितों के बारे में पढ़ा था, हमने अनियमित श्रमिकों के बारे में पढ़ा था, हमने नियमित वेतन भोगी श्रमिकों के बारे में पढ़ा था, अलग अलग श्रमिकों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो ये जो रोजगार संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एम्प्लॉयमेंट का, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है ये पढ़ना है। तो मतलब आज के टॉपिक को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दूं तो मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि संवर्धी और रोजगार मेरे आज 2 मुख्य टॉपिक है, संवर्धी और रोजगार। हमारा चैप्टर का नाम ही रोजगार है वैसे तो, पर आज हम रोजगार को किसके साथ जोड़ करके देखेंगे? आज हम जोड़ करके देखेंगे, संवर्धी के साथ जोड़ करके देखेंगे कि देश की जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है, क्या उतना हर क्षेत्र रोजगार जनरेट कर पा रहा है? क्या उतना हर क्षेत्र रोजगार निकाल पा रहा है? तो ये कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे? आज हम संवर्धी और रोजगार के बीच में रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे, इन दोनों के रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपने विस्तार से नियोजन रणनीतियों के बारे में पढ़ा था, तो आप शुरुआत के चैप्टर से नियोजन के बारे में पढ़ते आ रहे हो, मतलब आप प्लानिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हो। आप सभी अच्छे से वाकिफ हो कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने 2 प्रकार के मॉडल थे आर्थिक विकास करने के। एक पूंजीवादी मॉडल था जिसमें
ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का हुआ करता था, निजी लोगों का हुआ करता था और सरकार कम से कम हस्तक्षेप करा करती थी, जिसका एक मुख्य उदाहरण अमेरिका जैसे देश और पश्चिम यूरोप के देश माने जाते हैं। दूसरा मॉडल भारत सरकार के सामने समाजवाद का था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल सरकार का होगा, सरकार हर चीज में हस्तक्षेप करेगी और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण सोवियत संघ या आज का मौजूदा रशिया जिसको कहा जाता है वो माने जाते थे उस दौर में, उस समय में। परंतु भारत सरकार ने दोनों ही मॉडलों को ना अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जहां पर बोला कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर करके काम करेंगे, दोनों मिलकर करके काम करेंगे और इसके लिए भारत सरकार क्या अपनाएगी, पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान अपनाएगी, मतलब 5 साल के लिए योजना सरकार बनाएगी और उस योजना के तहत देश का विकास करा जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना का जो आइडिया भी लिया गया था, ये भी समाजवादी देश सोवियत संघ से ही लिया गया था और इस पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, पूरी रणनीति तैयार करने के लिए बनाया गया था एक प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग, एक योजना आयोग बनाया गया था। ये योजना आयोग कब बनाया गया, ये बनाया गया 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग बना दिया गया था, ठीक है। और क्यों, नियोजन रणनीतियों के लिए। नियोजन का मतलब क्या है, प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी तैयार करना है, ऐसे के बारे में आपने पूरा पढ़ रखा है, जो कि प्लानिंग कमीशन है। यहां हम केवल 2 विकास सूचकों पर विचार करेंगे, यह है रोजगार संवर्धी और सकल घरेलू उत्पाद। तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 विकास सूचकों की बात करेंगे, एक तो रोजगार में कितनी संवर्धी हो रही है वो, और दूसरा आर्थिक संवर्धी जिसको हम किससे माप रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद से माप रहे हैं, जीडीपी से माप रहे हैं। जीडीपी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल का मतलब होता है कुल होता है, यहाँ पे बेटा टोटल होता है, ठीक है। तो यहां पर हम 2 ही विकास के सूचकों की, सूचक का मतलब क्या होता है, जो सूचना देने वाले हो, तो हमें विकास के बारे में बताने वाले हों कि हमारे देश का कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो जो ऐसे सूचक होते हैं उनमें से 2 सूचक है, एक रोजगार संवर्धी और सकल घरेलू उत्पाद। उनकी चर्चा हम आज के लेक्चर में, आज के इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। लगभग 70 वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास का ध्येय राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रसार रहा है। तो लगभग 70 वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध विकास का मतलब क्या है कि जो हम योजना बना करके, जो हम पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, उन प्लान बेस्ड, पूरी प्लानिंग के साथ जो हम योजनाएं लेकर के आए हैं, उसके आधार पर जो विकास हो रहा है, उसका ध्येय हमेशा, उसका उद्देश्य 2 ही उद्देश्य रहे। एक तो राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है हमारा कंट्री का, उसमें वृद्धि करना, और एक रोजगार में वृद्धि करना। राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि क्यों करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसमें ज्यादा ज्यादा उत्पादन हम लोग करेंगे तो हम बेच करके खूब अच्छा पैसा अर्न करेंगे, राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ेगा और देश की आर्थिक संवृद्धि होगी। रोजगार में जब वृद्धि क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम व्यक्तिगत के तौर पर भी सोच रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। तो लगभग 70 वर्षों से जो ये योजनाबद्ध विकास का ध्येय उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि कर करके अर्थव्यवस्था का प्रसार करना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और बेहतर बनाना है। 1960 से 2010 की अवधि में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है और ये संवर्धी दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही है। तो 1960 से लेकर के 2010 तक की अवधि, मतलब 50 साल का अगर आप ये टाइम पीरियड देखेंगे, तो अगर ये 50 साल का आप टाइम पीरियड देखते हैं 1960 से 2010 तक का, ये वाली जो अवधि है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है, मतलब पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बहुत अच्छा आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना ये एक अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इन 50 सालों के बीच में हमारे सकल घरेलू उत्पाद में अच्छी वृद्धि हुई है और ये संवर्धी दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही है। अब यहां पे समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है, हमारा जो टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक तरफ पढ़ रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी है, या हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हमारे रोजगार की या एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। अब देखिए 1960 से लेकर करके जो 2010 वाला दौर है, ये जो 50 साल का टाइम पीरियड है मेरे बच्चों,
ये 1960 से लेकर के 2010 तक का जो टाइम पीरियड है, 50 साल का जो समय है, इसमें दोनों में वृद्धि हुई है, जीडीपी में भी वृद्धि हुई है और रोजगार में भी वृद्धि हुई है, दोनों में संवृद्धि हुई है। परंतु जीडीपी में जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो रोजगार की तुलना में ज्यादा है, मतलब रोजगार में जो वृद्धि हुई है वो कम हुई है। ठीक है, रोजगार कम बढ़े हैं और जीडीपी ज्यादा बढ़ी है, तो ये कैसी बात हुई सर? मतलब बिना लोगों के ही लोगों ने इतना काम कर लिया कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है, तो वो भी अपन समझेंगे। पर ये वाला जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि दोनों में सकारात्मक अच्छी वृद्धि हुई है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में जो संवृद्धि की दर है वो रोजगार की वृद्धि दर से अधिक रही है, एक्स्ट्रा रही है। किंतु सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कुल उतार चढ़ाव भी आते रहे, पर इस अवधि में रोजगार की वृद्धि दर लगभग 2% बनी रही है। अब देखिए, इसी टाइम पीरियड के बीच में 1960 से लेकर के 2010 के बीच में, 1960 से लेकर के 2010 के बीच में सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि है, अभी हमने क्या पढ़ा कि सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि है वो रोजगार की वृद्धि से ज्यादा है। मतलब जितना रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है उसकी तुलना में जो ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है वो सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है। तो सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है, पर उसमें उतार चढ़ाव आता रहा है, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है, कभी फिर बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, कभी बहुत कम हो रही है। तो जैसे अपन देखते हैं कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, हरित क्रांति से पहले का जो दौर था तो हमारे खाद्यान्न संकटों का दौर था, तो उसमें खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो रुक गया था। ठीक है, तो वहां हो सकता है थोड़ा डाउन चला गया हो, फिर कहीं पे हरित क्रांति के बाद बहुत हाई भी गया है। तो ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र का बताया, बाकी क्षेत्रों में भी क्या है, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें उतार चढ़ाव आता रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद हुआ, कहीं भी बहुत कम हुआ, परंतु जो रोजगार बढ़े, रोजगार निरंतर लगातार 2-2% से बढ़े, 2-2% से, मतलब हर साल जिस भी आंकड़े ये जिस भी हिसाब से दिए गए हैं उसमें हर साल के हिसाब से 2-2% बढ़ा है। मतलब जीडीपी में हर बार उतार चढ़ाव रहा है, परंतु ये लगातार निरंतर क्या है, बढ़ता रहा है। तो यहाँ पर दो बातें तो हमारे सामने आई, एक तो ये कि सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर रोजगार की संवृद्धि दर से ज्यादा है, मतलब सकल घरेलू उत्पादन ज्यादा बढ़ रहा है और रोजगार उतने नहीं बढ़ रहे। पहला कंक्लूजन तो ये। दूसरा ये देखा कि सकल घरेलू जो उत्पाद वाला है उसमें कभी तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, कभी उतनी नहीं हो रही। ठीक है, कभी तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही, कभी बिल्कुल नहीं हो रही, और पर जो रोजगार है वो हर साल या जिस भी हिसाब से 10 साल में 20 साल में वो 2-2% लगातार बढ़ते रहे, एक रेट से बढ़ते हुए रहे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में एक अन्य चिंताजनक घटनाक्रम की ओर भी इंगित कर रहा है। रोजगार वृद्धि दर कम होकर उसी स्तर पर पहुंच गई जहां से योजना काल के प्रारंभिक चरणों में थी। ये देखिए, अब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में, मतलब आप कह सकते हो 1997, 98, 99, 2000 के आसपास का टाइम है। ठीक है ना, तो 1990 का दशक मतलब 90 से 2000 वाला दौर और उसके अंतिम वर्ष, तो ये 3-4 साल होंगे। और तो इसमें देखें तो एक चिंताजनक घटनाक्रम की ओर इंगित हो रहा है, मतलब एक चिंता वाला मुद्दा सामने आ गया है। और वो चिंता वाला मुद्दा क्या है कि रोजगार वृद्धि दर इतनी कम हो चुकी है, वो जब हमने शुरुआत करी थी आजादी के बाद से उस दौर पे पहुंच चुकी है। मतलब 1950 में जब ये योजना काल शुरू हुआ था उस समय में जितनी रोजगार की संवृद्धि दर थी, मतलब जितनी स्पीड से हम लोग उस समय चल रहे थे उसी स्पीड से हम 1990 के अंतिम वर्षों में चल रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय था कि मतलब 50 सालों के भीतर क्या हमने हमारे रोजगार की संवृद्धि दर को नहीं बढ़ाया। कहां समस्या आई कि 1950 में जो रोजगार संवृद्धि दर था वही वहां पर था। भाई जैसे ये एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कमजोर है पढ़ने में, आज वो बच्चा कमजोर है, तो कमजोर होगा तो उसको क्या बोला, भाई तुझे कोचिंग डाल देते हैं। अब जब वो कोचिंग में 10 में से कोचिंग जाने से पहले वो 10 में से 0, 10 में से 1, 10 में से 0, 10 में से 1 लाया करता था, उसने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कोचिंग पढ़ ली, उसके बाद भी उसके 10 में से 0, 10 में से 1, 10 में से 0, 10 में से 1 आ रहा है, तो फिर तो चिंता का विषय ना। मतलब भाई 5-6 महीने में कुछ तो पढ़ा होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कुछ तो पढ़ने चाहिए। तो वही बात यहाँ पे रही कि भाई 50 साल में कुछ तो ग्रोथ करी होगी, तो फिर रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों हम उसी स्तर पे उसी लेवल पे खड़े हैं। तो क्या इसकी कहानी है वो देखते हैं। इन्हीं वर्षों के दौरान हम सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार की वृद्धि दरों के बीच में काफी बड़ा अंतर भी पाते हैं। तो देखो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में और रोजगार की वृद्धि में हमें बड़ा अंतर देखने को मिलेगा।
इसका अर्थ यह है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम रहे हैं। इसी परिघटना को विद्वान रोजगारहीन संवृद्धि का नाम दे रहे हैं। देखिए, अब इस प्रकार से तो हम ये कह रहे हैं, देखो हमने दो तीन बातें नोटिस करी। पहली बात तो ये करी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हो रही है वो रोजगार की तुलना में ज्यादा हो रही है। दूसरी बात ये देखी कि सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि में उतार चढ़ाव है, परंतु रोजगार निरंतर लगातार है। तीसरी बात ये देखी कि भैया जितना 1950 के दौर में रोजगार की दर थी उतनी ही आज है, तो ये चिंता का विषय। मतलब रोजगार कम है और उत्पादन ज्यादा है, तो इससे तो ये बात क्लियर हो गई कि बिना रोजगार दिए हुए, मतलब बिना लोगों से काम कराए हुए, हमने अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। मतलब हमारे रोजगार कम है पर उत्पादन हर साल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ विद्वानों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको क्या नाम दिया गया, रोजगारहीन संवृद्धि। मतलब संवृद्धि ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है, और उत्पादन करेगा तो करेगा कौन, लोग करेंगे, परंतु बिना लोगों को रोजगार दिए हुए ये संवृद्धि कैसे हो रही है। तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं, मैं अपनी तरफ से बताता हूं। जैसा एक तो ये हो सकता है कि मशीनीकरण हो गया हो, कि मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो, तो उस समय में क्या है कि कम लोगों को रोजगार मिले हो, फिर भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन बढ़ गया हो। दूसरा, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी उत्पादकता बहुत अच्छी होगी, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ही बेहतर होगी, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी उत्पादन जो शक्ति है वो बेहतर होगी। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु इस वाले जो दौर को नाम दिया गया वो रोजगारहीन संवृद्धि दिया गया कि बिना एम्प्लॉयमेंट, बिना रोजगार दिए हुए हम संवृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि रोजगार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में किस तरह बढ़ा है। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि है, रोजगार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में किस तरह बढ़ा है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार की वृद्धि दोनों में कंपैरिजन करा है कि सकल घरेलू उत्पाद कितनी स्पीड से बढ़ रहा है और रोजगार है वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। अब ये जानना भी आवश्यक है कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों के इन स्वरूपों ने विभिन्न वर्गों के श्रम बल पर किस प्रकार के प्रभाव डाले हैं। तो अभी तक आपने ये चीज जान ली कि जीडीपी और रोजगार, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, ये बात आपने जान लिया। परंतु इस रोजगार का और इस जीडीपी का विभिन्न प्रकार के, विभिन्न वर्गों के जो श्रम बल है उन पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी तो जानते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो क्या श्रम बल को कुछ फायदा मिला या नुकसान मिला, रोजगार घट रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो जानते हैं। इससे हम समझ पाएंगे कि हमारे देश में किस प्रकार के रोजगार अवसरों का सृजन हो रहा है। तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि हमारे देश में किस प्रकार के जो रोजगार है उन अवसरों का सृजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सूचक है विभिन्न उद्योगों में लोगों को मिले रोजगार तथा उनकी स्थितियों का। तो यहां पर हमें सूचक मिल रहे हैं कि विभिन्न उद्योगों में जो लोगों को रोजगार मिले हैं और उनकी स्थितियों के बारे में। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसा है और ये अपनी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो ये बात तो देखिए आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब क्या है कि भारत की जो बड़ी जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि ही उनका आजीविका का, उनकी लाइवलीहुड का मुख्य जो साधन है, जो आजीविका का जो मुख्य स्रोत बना हुआ है वो कृषि ही बना हुआ है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। और जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है, वो मुख्यतः कहाँ पर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, गाँव में ही होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है और अपनी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और अपना जीवन यापन करने के लिए जहां से धन की प्राप्ति करते हैं वो किसके लिए निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। कृषि से हमें धन मिलेगा और यहीं से फिर हमारा जीवन यापन चलेगा, जो भी हमें आवश्यकता वाली वस्तुएं वो खरीद सकेंगे तो कृषि से ही खरीद सकेंगे। भारत सहित अनेक देशों के विकास रणनीतियों का ध्येय कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करना रहा है। देखिए अब सभी जो देश है ना, जितने भी विकसित देश आपको आज देखने को मिलते हैं वो सभी कहीं ना कहीं शुरुआत में कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, परंतु सभी देशों का एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि साहब जो कृषि पर जितनी जनसंख्या निर्भर है ना उस जनसंख्या को कम करा जाए, मतलब कृषि पर से हटाकर करके उनको उद्योगों में, सेवा क्षेत्रों में लगाया जाए। मतलब कृषि पे जितनी ज्यादा जनसंख्या का प्रभाव है उसको धीरे 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 कम कर दिया जाए और दूसरे क्षेत्रों में डाल दिया जाए। तो भारत का भी यही उद्देश्य रहा है। तो भारत का ध्येय, भारत का उद्देश्य भी क्या रहा है कि कृषि पर निर्भर जो जनसंख्या का अनुपात है, मतलब जितने लोग कृषि पर निर्भर है उसको क्या करना है, कम करना है।
और किधर ले जाना है, उद्योगों की तरफ ले जाना है, सेवा क्षेत्रों की तरफ ले जाना है, उधर उन लोगों को रोजगार देने। औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रम बल का वितरण ये दिखाता है कि श्रम बल कृषि कार्यों से हटकर गैर कृषि कार्यों की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रम बल का वितरण देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि कितने प्राथमिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, कितने औद्योगिक क्षेत्र में, कितने सेवा क्षेत्र में, इनमें। तो औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर अगर श्रम बल का वितरण देखें तो ये दिखाता है कि श्रम बल जो है कृषि कार्यों से हटकर के गैर कृषि कार्यों की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। गैर कृषि कार्यों का मतलब क्या है, खेती बाड़ी को छोड़ करके जो भी कार्य हैं वो गैर कृषि कार्य हैं, मतलब चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के हो सकते हैं, सेवा क्षेत्र के हो सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि कृषि कार्यों से हट कर करके गैर कृषि कार्यों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। देखिए आप इस चीज को समझिएगा कि शुरुआत में जब हम देखते हैं तो 75 से 80% तक जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है, परंतु आज शायद 51-52% के आसपास रह गई है और शायद इससे भी कम अब रह गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कृषि को छोड़ करके गैर कृषि जो कार्य हैं उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं। जहां 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्र में 74% श्रम बल लगा था, वहीं 2011-12 में यह अनुपात घटकर 50% रह गया है। तो 1972-73 में 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्र में 74% श्रम बल था, मतलब 74% लोग जो लोग काम कर रहे हैं, हर 100 में से जो 74 लोग हैं वो कृषि में लगे हुए थे, खेती बाड़ी में लगे हुए थे। पर 2011-12 में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, 40 सालों के अंदर जो चेंज आया है वो ये आया है कि 50% ही रह गया है, मतलब 24% लोगों ने खेती बाड़ी को छोड़ कर करके गैर कृषि कार्यों में काम करना शुरू कर दिया। द्वितीयक और सेवा क्षेत्र भारत के श्रम बल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 11 से बढ़कर 24 और 15 से बढ़कर 27% हो गई है। देखिए अब द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग वाले, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जहां पर सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो तीसरा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, वो किसका उत्पादन करता है, सेवा का उत्पादन करता है, सर्विस का उत्पादन करता है। तो द्वितीय और सेवा क्षेत्र भारत के श्रम बल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। आशावादी का मतलब एक उम्मीद वाला, ठीक है, कि हाँ भाई रोजगार बढ़ सकते हैं। और देखिए रोजगार बढ़ सकते हैं, ये उम्मीद कैसे लगाई जा रही है, क्योंकि ये अभी कहीं ना कहीं रोजगार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा है जैसे मान लीजिए कि किसी पिता के 2-3 बच्चे हैं, अब एक बच्चा बिगड़ गया, खराब हो गया, बोले नहीं साहब ये तो सुनता ही नहीं है, हाथ से निकल गया। अब बाकी 2 बच्चे अब भी माता पिता की बात मानते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो माँ बाप आशावादी हो सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि साहब ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये 2 बच्चे आगे लेकर के चलेंगे, ये 2 बच्चे हमारी बात मानेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद किस आधार पर लगाई जा रही है, क्योंकि वो अब भी अच्छा कर रहे हैं, और अगर अब भी वो अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कैसे उन बच्चों से उम्मीद लगा ली जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या है कि द्वितीय और सेवा क्षेत्र से आशावादी है, भविष्य को लेकर के उम्मीद है कि भैया इनमें रोजगार में बढ़ोतरी होगी। और अगर देखें तो द्वितीय क्षेत्र में 11 से बढ़कर करके 1972-73 में 11% था और अब कितना हो गया, 24% हो गया 2011-12 में। सेवा क्षेत्र में 1972-73 में 15% था, अब कितना हो गया, 27% हो गया। मतलब दोनों में रोजगार बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। 11 से 24 पे पहुंच गया और ये 15 से 27 पे पहुंच गया, दोनों में रोजगार बढ़ रहा है। पर यह चीज भी नोटिस करिए कि सेवा क्षेत्र रोजगार में लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर अब भी आप आगे इन चीजों को देखेंगे कि संवर्धी में, ग्रोथ में अगर सबसे ज्यादा बड़ा योगदान किसी का है तो वो सेवा क्षेत्र का है, पर रोजगार के मामले में आज भी प्राथमिक क्षेत्र सबसे आगे, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग, तो 50% के आसपास तो लोग अभी भी प्राथमिक क्षेत्र पर है। परंतु देखो प्राथमिक के बाद रोजगार देने में भी अगर किसी का मुख्य रोल है तो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र के एक बड़ा मतलब भारत के लिए गजब ही साबित होगा, क्योंकि वो संवर्धी में भी योगदान दे रहा है और रोजगार में भी योगदान दे रहा है। विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण को देखें तो पिछले 5 दशकों 1972 से 2018 में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। ये चीज देखिए, विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण को देखें तो हम अलग अलग जो स्थितियां हैं लोगों की, उन स्थितियों में जो श्रम बल का वितरण है वो देखते हैं पिछले 5 दशकों में। दशक का मतलब क्या होता है, एक दशक में 10 साल होते हैं, ठीक है, एक दशक में 10 साल होते हैं, वो 5 दशक कह रहा है, मतलब लगभग हम 50 सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड में। इसमें देखो लोग स्वरोजगार, अब मैंने श्रमिकों का जब आपको प्रकार पढ़ाए थे तो 3 प्रकार पढ़ाए थे। या तो लोग स्वरोजगार में हो सकते हैं, मतलब खुद के मालिक खुद है, कोई उनके ऊपर बॉस नहीं है। उसके अलावा 2 प्रकार के और हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जो अनियमित श्रमिक रोजगार है, मतलब जिनका
नियमित नहीं है कि उनको रेगुलर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। दूसरे होते हैं नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, जो नियमित उनको वेतन मिलता है और उसको भोगते हैं ऐसे। अब देखो कि इन 5 दशकों में देखोगे तो स्वरोजगार से और नियमित वेतन से लोग वाग हट कर करके, मतलब लोग वाग अपना काम धंधा नहीं कर रहे, नियमित जो वेतन भोगी मिलता है वो नहीं कर रहे, और किधर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अनियत श्रम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसे कामों की ओर लोग बढ़ चुके हैं जिनमें रेगुलर काम नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति को, ऐसे कंडीशन को अभी हम पढ़ेंगे कि जो अर्थशास्त्री हो अनियतीकरण श्रम का नाम देंगे कि भैया इस प्रकार के कामों में उनका बढ़ोतरी हो रही है। परंतु उसके बावजूद भी हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। आज भी 50% लोग क्या है, स्वरोजगार कर रहे हैं, मतलब खुद का काम खुद का धंधा करते हैं, किसी दूसरे के पास अनियत या वेतन भोगी वाला काम वो नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञ स्वरोजगार तथा नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रम बल के अनियतीकरण का नाम देते हैं। इससे मजदूरों की दशा बहुत नाजुक हो जाती है। तो जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री है, वो स्वरोजगार और नियमित वेतन वाले कामों को छोड़ करके लोग अनियत श्रम रोजगार की ओर जा रहे हैं। देखिए, छोड़ने का मतलब यहाँ पे नहीं है कि जिसका बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होगा वो छोड़ करके नहीं साहब मैं तो मजदूरी करने जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति नहीं है। या कोई कंपनी में अच्छी पोस्ट पर बैठा हो, उसको हर महीने 50,000 60,000 रुपए मिल रहा, बोलो नहीं मैं छोड़ करके नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन ऐसी है कि अगर हम देखें कि किसी साल में कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे और यहाँ कम थे, पर अब देखा कि अचानक 10 साल बाद 20 साल बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो कम हो गए, यहाँ पे ज्यादा हो गए। तो हो सकता है उसके अलग अलग कारण हो, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कुछ जनसंख्या का बढ़ोतरी भी हो सकती है कि जनसंख्या बढ़ गई होगी तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी होंगी, तो लोगों ने सोचा यहाँ काम नहीं मिल रहा तो यहाँ काम करने लग जाते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है इसको श्रम बल के अनियतीकरण का नाम विशेषज्ञों ने दिया है। इससे मजदूरों की जो दशा है वो बहुत नाजुक हो जाती है, मतलब थोड़ी सी खराब मानते हैं, क्योंकि देखो जिनके पास रोजगार डेली नहीं मिलेगा, काम धंधा रेगुलर नहीं होगा, तो थोड़ा सा चिंता का ही विषय है। ओके, अब बात करते हैं औपचारिक क्षेत्र में रोजगार। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार। संघीय श्रम मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी जानकारियां एकत्र करता है। देखिए, संघीय का मतलब क्या है? संघीय का मतलब है जो केंद्र सरकार वाला है। देखो, आपने पढ़ रखा है भारत के संविधान में कि सरकारें 2 स्तर की है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को हम संघ सरकार भी बोलते हैं, और उसके लिए जो काम की सूची होती है वो संघीय सूची होती है। तो इसलिए संघीय श्रम मंत्रालय, जो केंद्र सरकार में जो श्रम मंत्रालय है, जो लेबर्स के लिए काम करने वाला मंत्री और उसकी पूरी टीम, उसको मंत्रालय कहा जाता है। तो श्रम मंत्रालय केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय, किसी राज्य सरकार का नहीं। तो केंद्र सरकार का जो श्रम मंत्रालय है वो देश के विभिन्न भागों में स्थित जो रोजगार कार्यालय है, मतलब जो हर राज्यों में, हर केंद्र शासित प्रदेश में जो रोजगार कार्यालय है, सरकार है, उनसे जानकारी लेता है कि भैया आप के राज्य में औपचारिक क्षेत्र से कितने लोग जुड़े हुए हैं। औपचारिक क्षेत्र का मतलब क्या है? इसको संगठित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब यहां पर क्या है कि आपको कुछ सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलती हैं, कुछ सरकार के कुछ कानून, नियम कानून कायदे होते हैं, उनको मानना पड़ता है। ठीक है, काफी जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे आप छुट्टी कितनी देर काम करोगे, आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, आपको बोनस मिलेगा, आप रिटायर हो जाओगे तो पेंशन मिलेगी, आपको ग्रेचुटी मिलेगी। ग्रेचुटी क्या होती है कि एक साथ जब आप रिटायर होते हो तो एक साथ अमाउंट किसी को मिलता है, उसको ग्रेचुटी कहा जाता है। तो औपचारिक क्षेत्र में कितने लोग जुड़े हुए हैं वो बताना है। वर्ष 2012 में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे 30 मिलियन कर्मचारियों में से 1.8 करोड़ कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे। देखिए, अब 30 मिलियन कितने हैं? 30 मिलियन। अब 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं? 10 लाख लोग होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख लोग होते हैं। तो आइए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 करोड़ लोग, टोटल 3 करोड़ लोग क्या है? औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और 3 करोड़ में से 1.8 करोड़, ठीक है, 1.8 करोड़ का मतलब हो गया 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख, आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे 1 करोड़ 80 लाख, जीरो में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो 1 करोड़ 80 लाख। 3 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख कहां पर है? सार्वजनिक क्षेत्र में है, मतलब सरकार के कर्मचारी हैं।
और इसके अलावा 1 करोड़ 20 लाख हो सकता है प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे होंगे। तो टोटल 30 मिलियन लोग, मतलब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनमें से 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार के कर्मचारी हैं, और 1 करोड़ 20 लाख प्राइवेट क्षेत्र के हो सकते हैं। यहां भी पुरुषों का ही वर्चस्व है। महिलाएं औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की केवल 1/16 अंश ही थी। मतलब यहां भी पुरुषों का बहुत गजब का वर्चस्व है। जितने औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 30 जो मिलियन है उसका 1/16 आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1/16 आप निकालिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आता है इसका। तो 1/16 ही महिलाएं काम कर रही है, बाकी जितने भी हैं वो पुरुष ही हैं। अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 1991 से आर्थिक सुधार प्रक्रिया ने औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मियों की संख्या को कम किया है। आपका क्या मत है? तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1991 से जब आर्थिक सुधार आए तो औपचारिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे कर्मी हैं उनकी संख्या कम हो गई है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भैया लोगों को थोड़ी सी छूट मिली हो, तो ज्यादातर लोगों ने अपनी छोटी मोटी दुकानें खोल ली हो, छोटा मोटा और कुछ धंधा करना शुरू कर दिया हो, धंधे से स्टार्टअप से बड़े बन गए हो, और हो सरकार की तरफ, सरकारी नौकरियों की तरफ जाना, इनमें थोड़ा सा कम हो गया। बाकी आपका क्या मानना है? तो ये आपका मत है। चलिए अब हम लोग 2 इमेजेस हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहली तो ये है, ये देखिए, रोजगार पद्धति की प्रवृत्तियां, क्षेत्रक और स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रक और स्थिति 1972 से लेकर के 2018 प्रतिशत में दी हुई है। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में 1972-73 में 74.3% लोग काम कर रहे थे। मतलब 74 लोग काम कर रहे थे। मतलब आप मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में, उसमें से 74 लोग प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे थे। 1983 में 68 लोग काम कर रहे हैं। फिर 1993-94 में 64 लोग काम कर रहे हैं। 2011-12 में 48 लोग काम कर रहे हैं, और 2017-18 में 45 लोग काम कर रहे हैं। मतलब जहां पर 1972-73 में 74 लोग काम करा करते थे, मतलब 74% लोग काम करा करते थे, आज 45% पे आ गए हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र पर से कृषि पर हमने बोझ कम कर दिया। द्वितीय क्षेत्र में देखिए 1972-73 में 11% लोग काम करा करते थे, 1983 में 12% लोग काम करा करते थे, 1993-94 में 16%, 1911-12 में 24.3 और यहाँ पे 24.4। मतलब आप देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ोतरी हुई है। 10.9, 11.5, 16, 24.3, 24.4 लगातार यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। अब आ जाइए सेवा क्षेत्र। 14.8 मतलब लगभग 15, 16.9 मतलब वो 17 ही है, फिर 20, 26.8, 27 और 31.0 मतलब 31। 18 तक का डेटा है। 31% लोग काम जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मतलब हम 18 के हिसाब से माने तो आज भी इसको मान करके चलते हैं इस डेटा को, तो मतलब मैं ये कहता हूं कि आज मौजूदा दौर में टोटल 100 लोग हैं। जैसे 100 लोग जो काम करने वाले हैं, उन 100 में से 45 लोग प्राथमिक क्षेत्र में है, मतलब कृषि, पशुपालन, खनन, इनका काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें जो 24 जो लोग हैं, 24 लोग किस में है? द्वितीय क्षेत्र में, उद्योगों में काम कर रहे हैं, और 31 जो लोग हैं वो किस में काम कर रहे हैं? सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो अपन ने रोजगारों की बात कर ली। अब बात करते हैं इनकी स्थिति की। मतलब वो स्वनियोजित में काम कर रहे हैं, नियमित वेतनभोगी में काम कर रहे हैं, या अनियत मजदूरी में काम कर रहे हैं। तो 1972 में अगर देखें स्वनियोजित की बात करें तो 61.4%। ठीक है, मतलब हर 100 में से 61 लोग यहाँ थे। फिर 1983 में 57, फिर 1993 में 54, फिर 52 और फिर 52.2। मतलब आप ये देखिए कि स्वनियोजित में लगातार धीरे धीरे कमी आती गई है। नियमित वेतनभोगी में देखें तो पहले 15.4, फिर 13.8, फिर 13.6, फिर यहां से एक बार बढ़ोतरी हुई 18 पॉइंट और फिर 22.8। फिर अनियत दिहाड़ी में देखें तो 23.2, 28.9, 31.8, यहां तक तो लगातार बढ़े हैं हम, 94 तक लगातार बढ़े। उसके बाद थोड़ा कम हुआ 30 और 25। ठीक है, ये उनकी स्थितियों के हिसाब से आपको बताया गया। अब हम बात करते हैं रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि कि रोजगार में और सकल घरेलू उत्पाद में। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है वो किसकी है? जीडीपी की है, और ये जो नीचे वाली लाइन है वो रोजगार की है। तो पहली बात तो ये देखो कि हमेशा रोजगार जो रहा है वो जीडीपी से नीचे ही रहा है। अगर मान लीजिए वो, जैसे ये मान लीजिए ये जीडीपी की लाइन है और ये रोजगार एक बार भी इसको काट देता ना, तो हम समझते हैं कि कभी ऐसा था कि जब रोजगार ज्यादा थे और जीडीपी कम थी, या उसकी जो वृद्धि दर है वो ज्यादा कम थी। अब देखिए जीडीपी को देखिए 1951-56 में 3.6,
सनवर्दी से बढ़िए, फिर 4.2, 2.8, 3.3, 4.8, 5.7, 5.8। ये वाला दौर देखिए 1990 से ब्रांड वाले में बहुत नीचे गई है, 3.4 पे आ गए, फिर बढ़ोतरी हुई है, फिर ऊपर गए 8.7 पे, फिर हम 7.8 पर भी आ गए हैं। और रोजगार को देखोगे तो रोजगार बढ़ा घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, इस प्रकार से रोजगार की ये है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आपको याद नहीं करना होता है ऐसा कितना परसेंट बढ़ा है कितना परसेंट नहीं, ये सिर्फ आपको ट्रेंड देखना होता है कि कब ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कब ज्यादा गिरावट हुई है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इस प्रकार से। ओके, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं विराम देते हैं, और आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। और इस चैनल को हर बच्चे, हर व्यक्ति, हर दोस्त, हर साथी तक आपको पहुंचाना है, जिससे कि उनको भी मुफ्त जो शिक्षा है वो बेहतरीन मुफ्त शिक्षा उन बच्चों को भी मिल पाए। और इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कुछ धमाकेदार मसालेदार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।